Good morning, students. So, today we are going to start with history part. So, सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. तो हिस्ट्री जो है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में. एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है. उसमें क्या क्या पढ़ा है? अर्लीस्ट पीपल, द स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, गुप्ता पीरियड. ये सारी जो जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो सब किसके अंदर आते हैं? एंशियंट हिस्ट्री में. फिर आता है हमारा मिडीवल हिस्ट्री. तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? द इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड रूल इन इंडिया, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी है ना, मुस्लिम रूलर्स, ये सारे जो हैं वो मिडीवल हिस्ट्री में आते हैं. अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की. तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब यूरोपियंस हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर ट्रेड, ब्रिटिश एम्पायर और गांधी एरा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री में आती हैं. तो हमारा जो कोर्स है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो चैप्टर, वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है. So students, we are going to start with chapter number 7, the first freedom struggle of 1857. तो इसका क्या मतलब है? पहला स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया आंदोलन. ठीक है, जो पहला आवाज़ उठाई गई, हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, तो पहला जो आंदोलन किया गया वो कब किया गया? 1857 में. तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. द स्ट्रगल फॉर freedom of 1857 is considered as a glorious and revolutionary event in the history of India. अब इंडिया के इतिहास में जो ये 1857 का स्ट्रगल है वो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इवेंट है, क्योंकि हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के. और जब 1857 का इवेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स की नींव को हिल गए वो लोग, क्योंकि उसके पहले भी कुछ स्ट्रगल्स होते रहते थे लेकिन वो उतने बड़े नहीं थे. लोग आवाज़ उठाते थे लेकिन वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, उतना बड़ा नहीं था, उतने बड़े पैमाने पे नहीं होते थे स्ट्रगल. लेकिन ये जो स्ट्रगल था 1857 का वो काफ़ी बड़ा माना जाता है और उसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा जाता है. फिर द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन. अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन मीन्स पहली बार हथियारों के द्वारा जो लड़ा गया स्ट्रगल था वो 1857 का स्ट्रगल था. और ये जो स्ट्रगल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल है. सो अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह थी कि हमको ये स्ट्रगल करना पड़ा. तो क्या रीजंस थे उसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, तो द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857, फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टू स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. मतलब कि हम कब से पढ़ेंगे? जब यूरोपियंस आए थे यहाँ ट्रेड करने, और कब तक का? जब ये 1857 का स्ट्रगल हुआ कि किन कारणों से, किन वजह, ऐसे क्या हालात बन गए थे जो ये स्ट्रगल करना पड़ा. तो देखिए, जो 1857 का स्ट्रगल है उसमें जो सोल्जर्स थे उनने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. कई सोल्जर्स ने अपनी लाइफ जो है उनको गंवाई, और ये काफ़ी बड़ा इवेंट था. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. उसके पीछे का कारण, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, देखिए, उसको ध्यान से पढ़िएगा. तो सबसे पहले देखिए, 15th सेंचुरी में यूरोपियंस आते हैं कहाँ? इंडिया. किस लिए आते हैं? वो ट्रेड करने आते हैं. ठीक है, व्यापार के लिए. अदर कंट्री के लोग इंडिया में आते हैं व्यापार के लिए. ठीक है, फिर उसके अलावा और भी दूसरी कंट्रीज़ भी आती हैं, जैसे कि पोर्तुगल आते हैं, हॉलैंड आते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस.
ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो आपस में ही लड़ लेते हैं और चले जाते हैं। बट जो इंग्लैंड है वो काफ़ी दिनों तक यहाँ पर टिकता है और वो इन सबको भगा देता है और वो राज करने लगता है। तो फिर क्या करते हैं इंग्लैंड वाले, तो मेनली वो ट्रेड करना शुरू करते हैं कहाँ से, मेनली सिचुएटेड ऑन द कोस्टल एरिया। अपनी फैक्ट्रीज़ को वो कोस्टल एरिया मतलब समुद्री तट जो रहते हैं वहाँ पर सिचुएट कर देते हैं, ताकि वो जो भी यहाँ से गुड्स वगैरह है जो ले जाना चाहते हैं तो वो ईज़िली शिप के द्वारा अपनी कंट्री तक पहुँचा सकें। तो वो जानते हैं कि इंडिया में तो भोले भाले लोग हैं, सीधे हैं, उनको कैसे भी बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर हम काफ़ी लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं। अभी वो ट्रेड के लिए आए हैं, ठीक है। फिर ट्रेड करते करते धीरे धीरे वो अपनी एक कंपनी ले आते हैं। तो उस कंपनी का नाम क्या है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कब स्टैब्लिश होती है, ईयर 1600 में, ठीक है। तो उसका मेन मोटिव क्या रहता है, मोर प्रॉफिट चाहते हैं वो, है ना। और फिर अब वो मोर प्रॉफिट के लिए अनस्क्रुपलस मेथड यूज़ करने लगते हैं। मींस कि वो ऑनेस्ट नहीं रहते, लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगते हैं और गलत तरीके से वो प्रॉफिट गेन करने लगते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं। अच्छा, फिर उनने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर पहले अपना प्लेस की, सूरत में वो फर्स्ट अपनी जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब उनको यहाँ पे अच्छा लगने लगता है कि यहाँ तो बहुत ही सब कुछ है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, तो वो यहाँ पर आकर बस जाते हैं। और 17th सेंचुरी में वो अपने पॉलिटिकल फुट होल्ड, मतलब कि पहले तो वो आए थे सिर्फ यहाँ पर किस लिए, ट्रेड करने, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपना जो है ट्रेड से हटकर अब वो यहाँ पे अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। मीन्स अपने पॉलिटिकल फुट होल्ड जमाना चाहते हैं, हमें धीरे धीरे गुलाम करने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए 17th सेंचुरी में पॉलिटिकल फुट होल्ड कैसे वो जमाते हैं, कैसे वो दखल देने लगते हैं पॉलिटिकल चीज़ों में, राजनीति में कैसे आने लगते हैं। देखिए जब औरंगज़ेब थे तो वो काफ़ी पावरफुल मुग़ल एम्परर था, मुग़लों का शासन था उस समय, और वो काफ़ी पावरफुल थे, उनके आगे ब्रिटिशर्स झुकते थे। उन्हीं की परमिशन से वो यहाँ पर अपनी कंपनी लाए थे और उन्होंने ये सोचकर उनको दिया था कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमें उनसे इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, तो हमारे देश उन्नति करेगा। बट जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है और बाकी जो मुग़ल एम्परर्स थे वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं या योग्य नहीं होते हैं, तो वो छोटे छोटे स्टेट्स में बढ़ जाते हैं। वो क्या करते हैं, औरंगज़ेब पूरा शासन करता था पूरे इंडिया पे, बट वो लोग क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं स्टेट्स को। तो यहीं पर क्या हो जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको मौका मिल जाता है दखल अंदाज़ी करने के लिए पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी। अब आगे देखते हैं, द फ्रेंच कंपनी हैड स्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन हैदराबाद एंड कर्नाटका इन साउथ इंडिया। ब्रिटिशर्स वेज्ड 3 वॉर अगेंस्ट देम। तो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाद जो फ्रांस वाले हैं वो आते हैं यहाँ पर ट्रेड करने। तो पहले इंग्लैंड तो कर ही रहा था ट्रेड, और उसके बाद फ्रांस भी आता है ट्रेड करने। तो 17th सेंचुरी में क्या होता है कि इंग्लैंड वालों ने तो अपना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ पर, सूरत में उनने लगा ली अपनी फैक्ट्री, तो वो वहाँ से अपना ट्रेड कर रहे हैं। और फ्रेंच कंपनीज जो आती हैं उन्होंने कहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, हैदराबाद और कर्नाटका में, साउथ इंडिया में। लेकिन ये बात क्या है, इंग्लैंड वालों को जमती नहीं है, उनको लगता है कि पूरा राज हमारा ही होना चाहिए, तो वो लोग उनके अगेंस्ट वॉर कर देते हैं, और जिसमें कि कौन जीतता है, इंग्लैंड जीत जाता है, और वो फ्रेंच कंपनीज़ को इंडिया से बाहर भगा देते हैं।
अब आगे हम देखते हैं। इन द ईयर 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल इन द वॉर ऑफ प्लासी। तो जो नवाब थे बंगाल के सराजुद्दौला, उनसे किसका वॉर होता है? ब्रिटिशर्स का। और कौन हार जाता है? नवाब ऑफ बंगाल जो हैं वो हार जाते हैं प्लासी के वॉर में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इन द ईयर 1764 कंपनी फाउट अनदर वॉर एट बक्सर अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्स ऑफ अवध बंगाल एंड मुगल्स एंड डिफीटेड देम। तो फिर 1764 में फिर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका वॉर होता है बक्सर में। किन लोगों के साथ? देखिए, नवाब जो थे सराजुद्दौला, वो बोलते हैं कि मैं अकेला था इसलिए मैं ये लड़ाई जो है 1757 में हार गया था। तो वो अवध के जो नवाब थे और मुगल्स जो बचे हुए थे, जो स्टेट्स में डिवाइड हो गए थे, कुछ स्टेट्स के मुगल्स को उनने अपने साथ किया और अवध के जो वहाँ के जो नवाब थे उनको अपने साथ किया और ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने लड़ाई की, जिसमें कि वो हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। इन दोनों वॉर्स के बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो पूरे इंडिया पे अपना राज करने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे इंडिया पे राज करना शुरू कर देते हैं। पूरे इंडिया में वो इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहले इंडिया के ट्रेडिशन पे और फिर इकोनॉमी सेक्टर्स पे और कल्चर पे, हमारे जो कल्चर शुरू से चला आ रहा है, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, वो मानने से लोगों को मना करते हैं, लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं। इवन वो धर्म परिवर्तन तक कराना चाहते हैं इंडिया के लोगों से। और जो फार्मर्स थे उनके ऊपर भी बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनसे पॉलिसी ऑफ लगान, देखिए लगान लगाने लगते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं फार्मर्स और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती जाती है। और फिर जैसे ही वो पंजाब वगैरह को कैप्चर कर लेते हैं तो देखिए क्या होता है। आफ्टर कैप्चरिंग पंजाब इन 1849 English had started implementation of their exploitation policy। तो जैसे ही पंजाब में वो जाते हैं तो वहाँ पे भी वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पर एक गुरु हैं, गुरु राम सिंह had started to motivate their disciples who were called नामधारी सिख ऑन 13 अप्रैल 1857। अब ये गुरु जो हैं वो अपने डिसाइपल्स नामधारी जो हैं वो कहलाते हैं, वो सिख, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको अपने धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन ये चीज़ किसको हजम नहीं होती? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जैसा बोलें वैसा ही हो इस कंट्री में। तो इंग्लिश हैड इस्टेब्लिश स्लॉटर हाउस इन मैनी प्लेसेस ऑफ पंजाब वर द काऊ वर स्लॉटर्ड। मतलब वो एक हाउस बनाते हैं जहाँ पर गाय को मारा जाता है, काटा जाता है। तो ये चीज़ कोई भी इंडियन जो है वो लाइक नहीं करेगा, क्योंकि काऊ होती है उसे हम अपनी माता मानते हैं। तो उस समय भी काफ़ी विद्रोह हुआ और जो कूकास थे वो उन्होंने बहुत विद्रोह किया इस चीज़ को लेकर। तो 49 कूकास जो थे वो उनको अरेस्ट किया गया और उनको ब्रिटिशर्स ने तोप के आगे बांधकर उनको मार डाला। तो इसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का जो अत्याचार है वो बढ़ता गया और उनका इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता गया इंडिया में। फिर छोटे छोटे विद्रोह भी होते रहे उनके अगेंस्ट, बट कोई भी विद्रोह इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा 1857 का विद्रोह माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में द कॉजेज़ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है।